आवाज आ रही है सबको? यस मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। वो चाइल्डहुड वाला समझ आ गया था ना, चैप्टर खत्म हो गया था, क्वेश्चन आंसर भेजी थी, लिखे हो? यस मैम। फादर टू सन का भी भेज दी थी ना कल। नेक्स्ट वाला जो पोयम था उसका कल भेजी थी ना क्वेश्चन आंसर, लिख लेना उसको भी, ठीक है? यस मैम। आवाज आ रही है रिया? यस मैम। ओके, चलिए पढ़ते हैं। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, though we have lived together now in the same house for years. I know nothing of him, so try to build up a relationship from how he was when small, yet have I killed. ये बोल रहे हैं, ये कविता का प्रारंभिक गद्यांश, मतलब जो शुरू में आप लोग जैसे गद्यांश जो कविता की ये फर्स्ट लाइन से, ये पंक्तियां एक पिता के कष्ट को प्रकट कर रही है। मतलब एक पिता है जो, जिनको बहुत प्रॉब्लम है, तो उनका जो परेशानी है उसके बारे में बता रही है, जिसका अपने पुत्र के साथ रिश्ता टूट चुका है। पिता अपने पुत्र तथा उसकी इच्छाओं को समझ पाने में असफल रहता है। बेटे की क्या इच्छा है, क्या वो चाहता है, वो उस पिता को समझ नहीं आ रहा है। पिता एवं पुत्र एक ही घर में 7-7 वर्षों तक रहे हैं, फिर भी पिता अब अपने पुत्र के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। वह टूटे रिश्ते को पुनः बनाने की सोच रहा है। वह प्रारंभ से ही शुरुआत करना चाहता है, जब पुत्र एक छोटा बच्चा था जिसे पिता पूरी तरह समझा करते थे। क्लियर हुआ? क्लियर है? आवाज आ रही है बेटा सबको? यस मैम। ओके, ये वाला पैराग्राफ क्लियर हुआ? यस नेक्स्ट मैम। पैराग्राफ। यहाँ पर है, The seed I spent or shown it where the land in his and none of mine. ये वाले से लेके लास्ट I cannot share तक है ये। इसका मतलब है पिता उस संबंध को फिर से बनाना चाहता है अपने बेटे के साथ, जो उसके तथा पुत्र के बीच था। फिर भी वह ज्यादा आशान्वित महसूस नहीं करता है। मतलब ऐसा होगा उसको ऐसा नहीं लग रहा है। उसे लगता है कि शायद उसने उस संबंध के बीच को ही नष्ट कर दिया है। मतलब दोनों में वो चीज दोबारा से सुलह होना बहुत पॉसिबल नहीं है। उसने अपना सारा समय एवं ऊर्जा उस संबंध को पोषित करने में लगाया था। वह यह भी महसूस करता है कि उसने संबंध के उस बीज को उस जमीन पर बो दिया जो उसके पुत्र की है तथा जिस पर कवि का कोई अधिकार नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर बोल रहा है, संबंध के जिस बीज को उसने परिश्रम से पाला था, मतलब वो वहां पर उन लोगों ने जो कोशिशें की थी, वह अब किसी और व्यक्ति की जमीन पर प्रस्फुटित हो गया है। पिता एवं पुत्र अजनबियों के समान बात करते हैं। मतलब फादर और सन ऐसे हो गए हैं कि मतलब दोनों में कोई रिश्ता है कि नहीं है, उनके बीच कोई सहानुभूति अथवा समझ नहीं है। दोनों एक दूसरे को नहीं समझते हैं। कवि चाहता था कि उसका पुत्र प्रत्येक बात में उसका अनुसरण करे। उसके पापा चाहते थे कि जो मैं करता हूँ वही मेरा बेटा भी करे। उसने पुत्र को स्वयं के जैसा उसने बनाना चाहा, अपना प्रतिबिंब अपने जैसे, वो जैसा कर रहा है अपनी छाया उसने बनाना चाहा था। लेकिन उसका पुत्र अपने रास्तों पर चल पड़ा है जो पिता को कतई पसंद नहीं है। उसका बेटा ऐसी जगह पे है, वो अपने लाइन में है, जो उसके पापा को वो सारी चीजें पसंद नहीं है। पैराग्राफ क्लियर है सबको? यस मैम। नेक्स्ट है,
Silence surround us. I would have him prodigal. Prodigal मतलब होता है फिजूल खर्ची, है ना, जो फालतू पैसे खर्च करता है. Returning to his father's house, the home he knew, rather than see him make and move his world, I would forgive him too, shaping from sorrow a new love. यहाँ पर ये बोल रहा है कवि बिल्कुल असहाय प्रतीत होता है. मतलब असहाय मतलब उसके पास कोई भी सहारा नहीं है. वह अपने पुत्र के साथ संबंध को पुनः बनाने हेतु कोई भी कीमत दे सकता है. मतलब उसको अब ऐसा लग रहा है काश मेरे पास मेरा बेटा होता, कितना भी है तो उसका बेटा ही है, तो उसको ऐसा लग रहा है मैं कोई भी चीज वो करूंगा जो जिससे मेरा बेटा उसका बेटा उसके पास वापस आ जाए. वह कहता है कि उनके बीच कोई भी रिश्ता नहीं है. वे एक दूसरे से बात नहीं करते तथा जब वे साथ होते हैं तब चारों ओर चुप्पी छाई रहती है. मतलब दोनों चुप चुप रहते हैं, उन लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है. कवि चाहता है कि उसका पुत्र वापस उसके घर आ जाए, वह घर जिसे वह जानता है और जहाँ वह बचपन में रहा है. उसके पापा चाहते हैं कि वो घर में फिर से वापस आए. वह नहीं चाहता कि उसका पुत्र जाकर दूसरा घर बसाए. कवि तो उसकी खर्चीली एवं पैसा बर्बाद करने की आदतों को भी स्वीकार करने को तैयार है. यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि उसका बेटा बहुत ज्यादा ही पैसा खर्च करता है तो मैं वो भी सह लूंगा. वह उसे क्षमा करने को भी तैयार है. वह चाहेगा कि उस दुख से भी एक नया प्रेम आकार ग्रहण करे जो पुत्र ने उसे दिया था. ठीक है, वो चाहे वो कैसे भी एनी हाउ वो चाह रहा है कि वो उसके घर आ जाए. नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ है. फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड. He speaks, I cannot understand myself, my anger grows from grief. We each put out an empty hand, longing for something to forgive. यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि कवि महसूस करता है कि पिता पुत्र के रूप में उन्हें एक ही पृथ्वी पर एक ही छत के नीचे रहना है. मतलब जब यहाँ पर अभी जब तक जिंदा है तब तक एक ही छत के नीचे रहना, ऐसा कोई कारण नहीं कि वो अलग अलग रहें. पिता को समझ में नहीं आता कि वह दुख में पुत्र के साथ नाराज क्यों हो जाता है. जब दुखी होते हैं तो वो अपने बेटे से वो उसके पापा नाराज हो जाते हैं. ऐसा क्रोध क्या मतलब है. वह महसूस करता है कि उनमें से कोई भी व्यक्ति वर्तमान की संबंध की स्थिति से लाभान्वित नहीं हुआ है. दोनों ही किसी बहाने की खोज में हैं जिसकी आड़ लेकर वे एक दूसरे को माफ कर सके. मतलब दोनों को एक कुछ ऐसा चीज होना चाहिए जो दोनों आसपास आए. दोनों को ही एक दूसरे से वास्तविक शिकायत नहीं है, केवल उन दोनों की जीवन शैली में अंतर है. मतलब ये नए पीढ़ी का है तो इसको लगता है कि मैं नए पीढ़ी जैसा रहूं. उसके पापा पुराने पीढ़ी के हैं तो मतलब उसको लगता है कि पुराने जमाने जैसे मेरा बेटा रहे, जैसा मैं करता हूँ वैसी वो करे. लेकिन उसका बेटा वैसा करने को एग्री नहीं है. इसे पीढ़ियों के बीच खाई का नाम दिया जा रहा है. समझ आया सबको? समझ आया सबको? ओके. यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट है. रिया बेटा इसको कल क्वेश्चन आंसर भेजी थी, देख लेना और लिख लेना. ठीक है, कल भेजी हूं मैं. एक बार देख ये तो फिर बताना मेरे को. अब यहाँ पर आप लोग का पोयम पूरा कंप्लीट हो चुका है. अब दोनों का 2-2 3-3 चैप्टर बचा है, वो मैं कंप्लीट करवा दूंगी. ठीक, क्लियर है? समझ आया अच्छे से? यस मैम. बाकी लोग की आवाज क्यों नहीं आ रही है? सिमरजीत मेहरा, रिया तो बोल रही हैं, अभिषेक, एंजलिन कुछ बोलिए. आप लोग भी सुन रहे हैं सब लोग? चलो रिया समझ आ गया ना तुमको? ओके. यस मैम. क्लास इज ओवर. क्वेश्चन आंसर को नोट कर लेना. ठीक है, कल भेज दी थी मैं. ओके ओके. यस मैम.